चैप्टर नंबर 4 में है पृथ्वीराज, जो कि भारत के शासक थे, राजपूत थे। उनकी वीरता के किस्से हर जगह फैले हुए हैं, तो उनके बारे में एक नाटकीय रूपांतरण है। तो इस वीडियो में हम भाग 1 दृश्य 1 पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक नाटक है। इसमें लिखा हुआ है, हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की सूर गाथा को दर्शाता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। कि हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे वीर और वीरांगनाओं की बहुत उनकी सूर गाथाएँ हैं, उनकी बहादुरी की गाथाएँ हैं। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अपने आत्मा के साथ उन्होंने अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी जगह है, उसके सुल्तान को मोहम्मद गोरी को युद्ध में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को, अपने अभिमान को बनाए रखा। हम इतिहास के 12वीं सदी में के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वह चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। वहीं दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे, वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। अगर हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलें तो हम देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के सभी राज्यों के ऊपर धावा बोलता है, यानी कि आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। वो चाहता था कि गजनी जो है, जो उसका राज्य है, वो सबसे धनी देश बन जाए और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर कौन बैठे थे? पृथ्वीराज चौहान। वे बहुत वीर और युद्ध में बहुत निपुण योद्धा थे और शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे, यानी कि शब्दों के, अगर किसी की आवाज़ आ रही है तो उसकी दिशा में वो तीर चला करके उसको भेद देते थे। तो इसका पहला भाग पढ़ते हैं हम। मोहम्मद गोरी, हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। मोहम्मद गोरी अपने मंत्रियों से कह रहा है कि हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीत लिया है, लेकिन जितना पैसा, जितनी दौलत दिल्ली में है उतनी कहीं नहीं। और अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लेंगे तो हमारा मुल्क, यानी कि हमारा देश, सबसे अमीर देश बन जाएगा और भारत की तरह सोने की चिड़िया कहलाएगा। मंत्री, सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर है, उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो उनके मंत्री बोलते हैं, सुल्तान मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, वो युद्ध में बहुत माहिर हैं और उनको हराना लोहे के चने चबाना, जैसे लोहे के चने चबाना मुश्किल होता है, उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराना भी मुश्किल है। मोहम्मद गोरी, तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। मोहम्मद गोरी कहते हैं अपने मंत्री से, तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को, उसकी बहादुरी को देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमले करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों पर युद्ध की सूचना पहुंचती है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास युद्ध की जैसे ही सूचना पहुंचती है, पृथ्वीराज का दूत बोलता है, महाराज की जय हो। अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। तो वो क्या बोलता है पृथ्वीराज का दूत मतलब ये सूचना लेके आता है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है। पृथ्वीराज चौहान जोश में, पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं कि मोहम्मद गोरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते, करने दो उसे हमला। गोरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच घमासान युद्ध होता है।
और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही खबर पड़ती है कि मोहम्मद गोरी हमला करने वाला है तो वो कहता है पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं कि मोहम्मद गोरी जैसे कमज़ोर लुटेरे से डर जाए। हम राजपूत हैं, हम आक्रमण से डरते नहीं, उसे हमला करने दो। गोरी जब जैसे ही दिल्ली पर हमला करता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच घमासान मतलब बहुत तेज युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। अब बंदी बना गोरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफ़ी की भीख मांगता है। जो हार जाता है वो बंदी बन जाता है। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया तो बंदी बना हुआ गोरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुका के माफ़ी मांगता है। मोहम्मद गोरी कहता है पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ़ करने का हृदय रखते हैं। मोहम्मद गोरी बोलता है पृथ्वीराज से कि मैंने दिल्ली पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, गुस्ताखी मतलब गलती की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो राजा होते हैं वो दुश्मनों को भी माफ़ करने के हृदय रखते हैं, मतलब उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो हिंदुस्तान दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, तुमने ठीक सुना है, हम नियत पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। अब हम तुम्हें भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं मोहम्मद गोरी, तुमने बिल्कुल सही सुना है, हम बिना हथियार, नियत मतलब बिना हथियार वालों पे कभी भी वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु हो। हम तुम्हें माफ़ करेंगे, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। मोहम्मद गोरी, खुदा की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी दरबार में बैठे राजकवि चंद्रबरदराई सलाह देते हैं। मोहम्मद गोरी बोलते हैं खुदा की कसम, भगवान की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी दरबार में बैठे राजकवि यानी कि जो राजा के दरबार में गाने वाले कवि होते हैं चंद्रबरदराई, वो सलाह देते हैं महाराज, मैं राजकवि के साथ आपका मित्र भी हूँ, मुझे लगता है कि गोरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। महाराज, मैं राज्य कवि के साथ आपका मित्र भी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि गोरी को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदराई, हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए, अतः मैं गोरी को क्षमा दान देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदराई से बोलते हैं कि हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं गोरी को क्षमा कर रहा हूँ। इस तरह क्षमादान पाकर मोहम्मद गोरी गजनी वापस लौट जाता है। इस तरह क्षमा मिलने पर मोहम्मद गोरी गजनी अपने देश चला जाता है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है, यानी कि चालें चलता रहता है। दूसरा भाग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।